सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मामले में अब 4 जुलाई को होगी सुनवाई। सुनवाई के दौरान कचहरी प्रांगण में रहे सुरक्षा के कड़े प्रबंध। काशी पत्रकार संघ में मनाया गया हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता के गिरते स्तर पर जताई गई चिंता। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाओं ने सावित्री व्रत रखकर किया वटवृक्ष पूजा। और मलबा निकालने के बाद नगर निगम के ठेकेदार ने खुला छोड़ दिया नाला। किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कचहरी में अपने तय समय से शुरू हुई, जिसमें प्रमुख मामलों के साथ साथ और कई मामलों पर गहमा गहमी भी रही। अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। ज्ञानवापी मामले में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें प्रमुख मामलों के अलावा भी कई मामलों को लेकर अदालत में गहमा गहमी बनी रही। इसके अलावा भी अन्य नए मामले भी सामने आए। निर्मोही अखाड़ा की ओर से इस मामले में एक पक्ष बनने की याचिका दी गई। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को हिंदू पक्ष को देने और प्राप्त शिवलिंग की पूजा किए जाने की मांग पर सुनवाई हुई। दोपहर तक समय पर 2:30 बजे के करीब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो दोनों पक्षों के वकीलों ने जिला जज की अदालत का रुख किया। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अदालत को मामले की सुनवाई के अधिकार को लेकर जिरह की। वहीं शाम 4 बजे तक ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज की अदालत में आज की सुनवाई पूरी कर ली गई। अब अदालत ने 4 जुलाई को अगली सुनवाई की तिथि तय की है। ये कहा कि कल भी वो बहस करने में असमर्थ है और जून की में छुट्टियां रहेंगी, उसमें बहस हो नहीं सकती है। इसलिए अब इस मामले की अगली तारीख 4 जुलाई है। और जहां तक वीडियोग्राफर सीडी देने का बात है तो कोर्ट ने कहा हम वीडियोग्राफर सीडी पार्टीज को जरूर देंगे, उसके लिए आज डिटेल्ड ऑर्डर फॉलो करें। अच्छा, क्या तथ्य रखे आज मुस्लिम पक्ष? मुस्लिम पक्ष का यही कहना था बेसिकली कि ये केस बार्ड है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बिना पे नहीं चल सकता है। और भी उन्होंने बातें रखी कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो डिफाइंड नहीं है, डिवोटीज आ गए हैं, ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया नहीं है। उनकी ये सारी बातें थी। जब हमारा मौका मिलेगा उसको हम डिटेलली उसको जवाब। 8 हफ्ते की जो डेडलाइन थी कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये मीडिया में गलत नोशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते की डेडलाइन नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब ऑर्डर 7 रूल 11 डिसाइड हो जाएगा तो जिस दिन से डिसाइड हो जाएगा उस दिन से 8 हफ्ते तक इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू करेगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी डेडलाइन नहीं थी कि 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड होना। अच्छा, मुस्लिम पक्ष की ओर से ये जो आपत्ति दर्ज की गई थी उसमें कहा गया कि वक्फ की संपत्ति नहीं, आज मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि दीन मोहम्मद के केस में इसको सुन्नी हनाफी वक्फ डिक्लेयर किया है। और साथ ही साथ पैरा 40 भी उन्होंने पढ़ा जिसमें लिखा गया कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, जो गलत है। और साथ ही साथ ये भी कोर्ट को पॉइंट आउट किया गया कि दीन मोहम्मद के जजमेंट में हिंदूज पार्टी नहीं थे। तो ये सारी बातें अपना डिटेल जो हमारा जवाब है वो हम फाइल करेंगे, कोर्ट में फाइल किया भी हुआ है। और जब हमारा मौका आएगा तो हम बहस भी करेंगे। आज सिर्फ मुस्लिम पक्ष की बहस थी, उनकी बहस में आज उन्होंने प्लेंट की पैरा नंबर 36 तक पहुंचे हैं। और मुझे लगता है जब आगे आने वाले समय में 4 जुलाई को अपनी बहस शुरू करेंगे, उसके 1 या 2 दिन में वो खत्म करेंगे। वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ज्ञानवापी या नहीं, इसको लेकर क्या स्टेटस है? वक्फ की संपत्ति है कि नहीं ज्ञानवापी, इसको लेकर क्या स्टेटस है? क्या वक्फ में स्टेटस है ये कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। अगर कोई हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो वो कभी भी वक्फ नहीं हो सकती है। और जो दीन मोहम्मद का जजमेंट है वो हमने पहले भी कहा है गलत है। हाई कोर्ट से जो एक पोर्शन दीन मोहम्मद का है उसको वक्फ नहीं माना गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दीन मोहम्मद के केस में कोई भी हिंदू समाज का आदमी पार्टी नहीं था। उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन भी दी गई कि हमें पार्टी बनाया जाए, उसमें भी हम पार्टी नहीं बनाए गए। तो दीन मोहम्मद का जजमेंट हम पे तो बाइंडिंग नहीं है, पर जितना एरिया दीन मोहम्मद के जजमेंट में वो हार चुके हैं मुस्लिम समाज के लोग, वो हमें दे। सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए आज वट सावित्री का व्रत रखकर पूजन अर्चन किया। सोमवती अमावस्या पर अपने पति के लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। यह आयोजन जगह जगह आयोजित किया गया। मान्यता है कि इस व्रत के बल पर ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। इसी वजह से महिलाओं द्वारा हर साल यह व्रत रखा जाता है। वट वृक्ष के पास महिलाएं इकट्ठा होकर पूजन अर्चन करती हैं और वट वृक्ष के पेड़ में 108 बार परिक्रमा करके सफेद सूत लपेटकर अपने पति के लंबी आयु की कामना करती हैं। पूजा करने वाली राखी अग्रहरी ने बताया कि अपने पति व बच्चों की लंबी आयु के लिए हम यह पूजा कर रहे हैं। यहीं
ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीधर ओझा ने कहा कि सावित्री ने इसी पूजा के बल पर अपने अल्पायुपति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। उसके बाद से सावित्री शब्द इस पूजा के साथ जुड़ गया। अब वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा संयोग है कि आज वट सावित्री व्रत है, क्योंकि इस व्रत को जब स्त्रियां रहती हैं, वट वृक्ष का पूजन करती हैं, तो वट वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा जी का निवास है, उसके तना में भगवान विष्णु का निवास है और उनकी शाखाओं में भगवान शिव का निवास है। इनका पूजन करने से आज के दिन वट सावित्री व्रत इस व्रत करके और वट वृक्ष का जो स्त्रियां पूजन करती हैं, उनके पति की एवं पुत्रों की दीर्घ आयु होती है। इसी कामना से स्त्रियां जो हैं आज वट सावित्री व्रत का विधान करती हैं। भागिनी अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। इसमें आयपन, चूड़ी, सिंदूर, सुहाग के सारे सामान चढ़ते हैं। वट सावित्री का पूजा है। ये मेरी सास करती थी, इसी वजह से हम भी इस नियम का पालन कर रहे हैं और इसे 108 बार इसका परिक्रमा फेरी देते हैं पति और बेटे की आयु लंबी करने के लिए। वाराणसी में मैदागिन स्थित काशी पत्रकार संघ के कार्यालय में पत्रकारिता दिवस मनाया गया, जिसमें हिंदी पत्रकारिता के गिरते स्तर पर भी चर्चा की गई। काशी पत्रकार संघ में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। देश के पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन के उपलक्ष्य में सोमवार को काशी पत्रकार संघ में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इस मौके पर पराणकर भवन में आयोजित गोष्ठी में काशी के पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता के गिरते स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की। मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार जितेंद्र नाथ मिश्र ने यह तो माना कि देश में अंधकार है, परंतु यह भी जोड़ा कि इस अंधेरे की सुबह भी होगी। जब उतंद मार्तंड का लगभग 125 साल पहले आज ही के दिन कलकत्ता में प्रकाशन हुआ था, उस समय ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी वह अखबार निकला। गोष्ठी में संघ के पूर्व अध्यक्ष कृष्णदेव नारायण राय और संजय राजेश राय, अशफाक अहमद, अखिलेश मिश्रा, बीबी यादव आदि पत्रकारों ने भी विचार व्यक्त किए। प्रमाण यह है कि गांधी जी चाहे जितने व्यस्त रहे, जिंदगी के शुरुआत से दक्षिण अफ्रीका से लेकर के भारत तक, पहले दिन से आखिरी दिन तक वह पत्रों से जुड़े रहे। दक्षिण अफ्रीका में भी पत्र निकालते थे और भारत में भी जब तक रहे, जब तक जीवित रहे, वह पत्रों के साथ जुड़े रहे। पत्रकारिता की, हिंदी पत्रकारिता की, देशी पत्रकारिता की शक्ति को वह भली भांति जानते। कोलकाता से हिंदी अखबार का प्रकाशन जरूर शुरू हुआ। उधर मार्तंड के युगल किशोर जी ने जीवन का परिचय देते हुए उसे निकाला, लेकिन बीच में परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि उसे उन्हें बंद करना पड़ा। लेकिन बनारस से आज अखबार के रूप में प्रकाशन जो शुरू हुआ हिंदी का और हिंदी की पत्रकारिता शुरू हुई, वो आज भी वो दौर चल रहा है और आज अखबार का प्रकाशन आज भी अनवरत जारी है। बीच में परिस्थितियाँ थोड़ा बदलती रहती है, समय परिवर्तित होता रहता है, लेकिन अखबार का सफर अभी भी जारी है। आरएस वर्ल्ड स्कूल में चल रहे 7 दिवसीय समर कैंप संपन्न हुआ। इस समर कैंप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया गया था। आरएस वर्ल्ड स्कूल राजा तालाब के तत्वाधान में विद्यालय परिसर में 23 मई से 29 मई 2022 तक समर कैंप का आयोजन किया गया। वाराणसी के विद्यालयों के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी भी विद्यालय के समर कैंप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से आई डॉक्टर निवेदिता, जो कि एक डेंटिस्ट होने के साथ साथ सेंटर यूएस अलायंस ऑफ योग से संबंधित है। इनके साथ वह नेपाल योगा एकेडमी के सदस्य भी थे। मिस उष्का श्रेष्ठा, जो कि नेपाल से आई थी, उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के द्वारा छात्रों का ज्ञानवर्धन किया। पहले दिन योगा, क्ले मॉडलिंग, फ्री प्ले डांस आदि का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दूसरे दिन कुकिंग, विदाउट फायर, योगा, डांस, घुड़सवारी, तीरंदाजी का छात्रों ने आनंद लिया। समर कैंप का मुख्य आकर्षण पीपीटी मेकिंग, कोडिंग, बास्केट वीविंग, पार्टी, टेबल एडिकेट्स आदि थे। विद्यालय में समर कैंप के दौरान पपेट शो का आयोजन भी शिक्षिकाओं द्वारा किया गया था। छात्रों ने स्पेन से आए स्पेनिश ट्रेनर के साथ स्पेनिश भाषा सीखने के अलावा सालसा का भी लुत्फ उठाया।
बाहर से आए मेहमानों ने भी भारतीय संगीत सीखने में रुचि दिखाई। चौथे तथा 5वें दिन छात्रों के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों ने राइफल शूटिंग, आर्चरी, घुड़सवारी, योगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पपेट शो आदि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छात्रों ने विभिन्न कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जिसमें स्प्लैश पूल, एडवेंचर कैंप, अगेमी तथा बास्केट वीविंग आदि थे। 7वें और अंतिम दिन मैजिक शो का आयोजन किया गया, जिसमें जादूगर ने अपने विभिन्न जादुओं के द्वारा छात्रों का मन मोह लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि BSA राकेश सिंह, भूतपूर्व वाइस चांसलर नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज से प्रोफेसर राम मोहन पाठक तथा वाइस चांसलर महाबोधि यूनिवर्सिटी सारनाथ के सुमेधानंद धोरो ने शिरकत की। BSA राकेश सिंह ने अपने संबोधन में विद्यालय के वाइस चेयरपर्सन आयुष जायसवाल के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि जो कुछ भी सीखा है उसे सिर्फ अपनी मेहनत से आगे बढ़ाना है। यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें RS वर्ल्ड स्कूल का प्रांगण मिला है। अपने सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए RS वर्ल्ड प्रतिबद्ध है। आने वाली पीढ़ी को शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। भारत अपनी धर्म, संस्कृति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है और इसी को छात्रों को आगे ले जाना है। महाबोधि यूनिवर्सिटी सारनाथ से पधारे अतिथि ने स्कूल को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने संबोधन में छात्रों को बताया कि उन्हें नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करके उसी के साथ आगे बढ़ना है। शिक्षा से व्यक्ति का भविष्य संवर सकता है। भूतपूर्व वाइस चांसलर नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज से पधारे प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी ने अपने संबोधन में कहा कि RS वर्ल्ड स्कूल के प्रांगण में एक जादुई शक्ति है। ऐसी ही शक्ति को लॉर्ड वायस राय ने जब पहली बार BHU में प्रवेश किया था तो उसे महसूस किया था। उन्होंने कहा, बनारस केवल देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने की जगह है। एक छोटा सा बालक जो रामेश्वरम में अखबार बेचता था, अपनी शिक्षा के बल पर बाद में राष्ट्रपति बना। जब उनका शपथ ग्रहण हुआ तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में अपने रिश्तेदारों को नहीं बल्कि अपने शिक्षकों को बुलाया था। स्पेन से आए स्पेनिश भाषा के प्रशिक्षक जान जोवर गार्डेलिया ने छात्रों को स्पेनिश भाषा के साथ साथ सालसा और योगा की भी ट्रेनिंग दी। डॉक्टर निवेदिता ने अपने संबोधन में कहा कि वे सभी यहाँ आकर बहुत ही अभिभूत हैं। वे नेपाल की धरती से आई हैं, जो कि महात्मा बुद्ध, माँ जानकी तथा और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों की जन्मस्थली है। उन सभी ने विद्यालय परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त किया। अंत में विद्यालय के वाइस चेयरपर्सन आयुष जायसवाल ने अपने धन्यवाद भाषण में उन सभी का आभार व्यक्त किया और सभी को धन्यवाद दिया। अस्सी स्थित अभय सिनेमा व गोयनका विद्यालय के मुख्य सड़क की दीवार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस सड़क पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अस्सी स्थित अभय सिनेमा वी गोयनका विद्यालय के मुख्य सड़क की दीवार एक तरफ से पूरी तरह से झुक गई है। यह दोनों दीवार कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। इसमें बड़ी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि 80 दुर्गा कुंड के मुख्य मार्ग पर ये स्थित है। इससे भारी जानमाल की क्षति हो सकती है क्योंकि रास्ते से दिन रात आवागमन चालू रहता है, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम एवं जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि इस दीवार को तत्काल बंद पड़े सिनेमा हॉल के मालिक व गोयनका विद्यालय के प्रबंधक कमेटी को गिराने का निर्देश दें और अगर वह नहीं हटाते हैं तो खुद ही इस दीवार को गिराएं, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ।
संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सड़कों के नालियों का मलबा निकालने के बाद नगर निगम के ठेकेदारों द्वारा नाले को खुला छोड़ दिया जाता है, जो किसी भी वक्त हादसे को न्योता दे सकता है। मलबा निकालने के बाद नगर निगम का ठेकेदार द्वारा नाला खुला छोड़ा गया है, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। नगर निगम ने बरसात के पहले शहर के प्रमुख नालों की सफाई का अभियान चलाया है। इसी क्रम में टेंडर निकला और ठेकेदार को सफाई का ठेका मिला, लेकिन नाले की सफाई के काम में घोर लापरवाही सामने आई है। रविवार को सिकरा के बड़े नाले की सफाई के बाद ठेकेदार के आदमी नाले के ढक्कन को खुला छोड़कर चलते बने। सोमवार को जब क्षेत्र की दुकानें खुली तो दुकानदार यह देखकर हैरान रह गए कि दुकानों और घरों के आगे मैनहोल के ढक्कन खुले पड़े हैं। यह किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इस लापरवाही में ठेकेदार के साथ साथ नगर निगम के कर्मचारी समान रूप से दोषी है, क्योंकि पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निगम की है। अब आंख के मरीजों को दिल्ली मद्रास जाने की जरूरत नहीं। वरदान नेत्रालय में अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा आंखों की जांच उपलब्ध है। अब वाराणसी के आंख के मरीजों को दिल्ली व मद्रास जाने की जरूरत नहीं है। अब वाराणसी में ही अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच व इलाज संभव है। कबीर चौरा पर खुले वरदान नेत्रालय में आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज व परीक्षण विश्व की अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाता है। वरदान नेत्रालय के डायरेक्टर डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि चश्मे की जांच, आंख का प्रेशर, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, लेंस के पीछे की झिल्ली, आंखों के पर्दे की जांच, आंखों का सूखापन व पानी आना, कम वजन के नवजात बच्चों के आंखों की जांच आधुनिक मशीनों व लेजर के द्वारा किया जाता है। कबीर चौरा से बेनिया रोड पे पियरी पे वरदान नेत्रालय के नाम से है। हमारे यहाँ आँख से संबंधित सारी समस्याएं, जैसे मोतियाबिंद, ये सफ़ेद मोतिया जिसको कहते हैं, या नखूना, समलबाई, ग्लोकोमा, आँख के पर्दे का भेंगापन, सभी का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन आधुनिक विधि जिसको लेजर विधि कहते हैं या फेको विधि कहते हैं, और उससे किया जाता है, जो कि अमेरिका की एल्कॉन की मशीन है, उसके द्वारा हम करते हैं। और हमारे पास इसके अलावा जो है समलबाई के लिए जांच करने के लिए हमारे पास सारी विदेशी मशीनें हैं। नाइडेक जापान की है, और लेजर की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, जो कि लेजर मशीन से इलाज किया जाता है, उसके लिए भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। काशी वासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी तरफ से काशी के लोगों को कम दर पे उचित और आधुनिक सेवाएं देने की कोशिश करते हैं, जिसमें लोग कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छा अपना इलाज करवा सकें।
आए दिन हो रहे क्षतिग्रस्त डिवाइडरों की जुर्माना वसूली का फरमान जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को दे दिया है। एक्सीडेंट जोन बन चुके हैं ज्यादातर डिवाइडर। आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहे वाहन एक बार फिर शहर के जानलेवा डिवाइडर चर्चा में हैं। इस बार जिला प्रशासन ने इसकी सुध ली है। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया है कि जिन लोगों ने शहर के डिवाइडर को क्षतिग्रस्त किया है उनसे जुर्माना वसूला जाए। इसके लिए सीसीटीवी की भी मदद ली जाए। उद्देश्य तो अच्छा है, किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। जुर्माना जरूर वसूला जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि दोषपूर्ण डिवाइडरों की वजह से जिन वाहन चालकों की जानें गई या जिनकी महंगी गाड़ियां टूटी, उसकी भरपाई कौन करेगा। शहर में अनेक डिवाइडर ऐसे हैं जो जानलेवा बन चुके हैं। इनमें फातमान रोड, मड़वाडी बाजार, जिला जेल रोड, हुकुलगंज में बने डिवाइडर सबसे ज़्यादा बदनाम हैं। कुछ सालों पहले फातमान के डिवाइडर से टकराकर मऊ के एक डॉक्टर की जान चली गई। वे बनारस में एक शादी में आए थे। लौटते समय उनकी कार का ड्राइवर डिवाइडर को देख नहीं सका क्योंकि उस पर कोई संकेतक नहीं लगा था। इसी तरह मड़वाडी बाजार में बना डिवाइडर कई गाड़ियां तोड़ चुका है। जेल रोड पर पिछले दिनों डिवाइडर पर चढ़कर एक स्कॉर्पियो पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये चंद दुर्घटनाएं तो महज एक नमूना है जो मीडिया में आई। अनेक घटनाएं तो प्रकाश में आ ही नहीं सकी क्योंकि दुर्घटना के शिकार लोग अपना क्षतिग्रस्त वाहन लेकर चले गए। कानून कहता है कि जिस भी सरकारी विभाग की गलती और लापरवाही से आम आदमी की जनधन की क्षति होती हो, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। साथ ही अधिकारी और अभियंता की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन जनता में जागरूकता की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पाता। अब मुख्यमंत्री योगी ने सड़क दुर्घटनाओं के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस महकमे के लोगों से दुर्घटनाएं रोकने का आदेश दिया है। इसी क्रम में डिवाइडरों के ऊपर संकेतक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नियम तो यह है कि हाईवे पर ऐसे संकेतक लगे होने चाहिए जो कम से कम 100 मीटर दूर से दिखाई पड़े, क्योंकि हाईवे पर वाहनों की गति काफ़ी तेज होती है। शहरों में कम से कम 50 मीटर दूर से दिखाई देने वाले संकेतक होनी चाहिए। इन संकेतकों में जलती बुझती लाइट भी शामिल है। यह सभी मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, क्योंकि किसी भी शहर में बड़ी संख्या में बाहरी वाहन भी आते हैं। दुर्घटना के शिकार भी यही होते हैं। जाड़े में कोहरे के मौसम में स्थिति और भी विषम हो जाती है। कोई भी वाहन चालक जानबूझकर डिवाइडर पर गाड़ी नहीं चढ़ाता, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाओं में पत्थर के डिवाइडर का तो मामूली नुकसान होता है, लेकिन महंगी गाड़ी चकनाचूर हो जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद न सिर्फ डिवाइडरों पर संकेतक लगेंगे, बल्कि डिवाइडर भी मानक के अनुसार बनाए जाएंगे। SIRF के महामंत्री बनने के बाद कामरेड शिव गोपाल मिश्रा के काशी आगमन पर रेल कर्मियों ने उनका भव्य स्वागत किया। विगत 11 से 13 अप्रैल 2022 को उज्जैन में संपन्न ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के 97वें वार्षिक अधिवेशन में निर्विरोध रूप से निर्वाचित AIRF के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा के सोमवार को वाराणसी आगमन पर बनारस रेलवे स्टेशन पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, यानी रेलवे मजदूर यूनियन व DLW रेलवे मेंस यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कामरेड शिव गोपाल पाल मिश्र ने कहा कि विगत वार्षिक अधिवेशन में पारित 8 प्रस्तावों में जहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर रेल कर्मचारियों व मजदूरों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई, वहीं रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों NPS को समाप्त करने, सभी के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली समेत महिलाओं हेतु चाइल्ड केयर लीव के एवज में देय वेतन भुगतान में कटौती के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। विगत 20 मई 2022 को रेल मंत्रालय द्वारा गैस संरक्षा कोटि के रिक्त पड़े पदों के 50% पदों को तत्काल प्रभाव से सरेंडर किए जाने के आदेश के विरुद्ध फेडरेशन व यूनियन के आह्वान पर गत 27 मई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर जहां कार्यकर्ताओं को बधाई दी, वहीं उन्होंने रेल मंत्रालय के चेयरमैन व मुख्य कार्यपालक अधिकारी से हुई वार्ता से भी अवगत कराते हुए
प्रेस को बताया कि इस संबंध में बिना यूनियन को विश्वास में लिए पदों को सरेंडर न किए जाने का आश्वासन चेयरमैन रेलवे बोर्ड में दिया गया है। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह, NERMU के मंडल मंत्री कामरेड NB सिंह, DLW मेंस यूनियन के मंडल मंत्री कामरेड अरविंद सिंह व जोनल सेक्रेटरी AIRF डॉक्टर प्रदीप शर्मा उपस्थित थे। चेयरमैन रेलवे बोर्ड से भी बात की, हमने कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसा तरीका है जिससे कि रेल रहेगी ही नहीं। जब कर्मचारी नहीं रहेंगे तो रेल कहाँ से रहेगी। तो हमें खुशी है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये लागू होने वाला लेटर नहीं है और ये MPP डायरेक्टरेट ने इसी तरीके से ज़बरदस्ती निकालने का काम कर दिया है। हम सारे जनरल मैनेजर से VC पे बात करेंगे और इस तरीके से कोई भी इंडिस्क्रिमिनेट सरेंडर नहीं होगा। लेकिन हम लोग अभी खामोश नहीं बैठे हुए हैं। हमने अपने साथियों को कहा है कि माननीय CEO पब्लिक चेयरमैन रेलवे बोर्ड कुछ भी कहे, लेकिन आप लोगों को होशियार रहना है। अगर कहीं भी पोस्टों का सरेंडर इस तरीके से करने का आदेश होता है तो आप पूरी ताकत से उसका विरोध करें। अखिल भारतीय सनातन समिति के तत्वाधान में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन बुधवार 1 जून से 9 जून तक जैतपुरा स्थित मां बागेश्वरी देवी के मंदिर समीप मैदान में आयोजित होगा। अखिल भारतीय सनातन समिति जैतपुरा के तत्वाधान में तृतीय मानस नवाह पारायण एवं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन बुधवार 1 जून से 9 जून तक जैतपुरा स्थित मां बागेश्वरी देवी के मैदान में आयोजित किया गया है। उक्त जानकारी सोमवार को उपकार हॉस्पिटल समिति जैतपुरा में आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय जायसवाल, प्रधान सचिव राजेश सेठ ने पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान देते हुए बताया कि इस 10 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिन कलश स्थापना एवं श्री राम दरबार की नयनाभिराम विशाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच की जाएगी। तत्पश्चात पारायण आचार्य पंडित बालक दास जी महाराज के आचरत्व में 5 भूदेवों द्वारा संगीतमय मानस नवाह पारायण प्रारंभ होगा। प्रतिदिन नवाह पारायण प्रातः 8 बजे से तथा श्री रामचरित मानस पर विशद व्याख्यान सायं 7:10 पर रात्रि तक आयोजित होगा। शुभारंभ पर एक भव्य शोभा यात्रा प्रातः 7:30 बजे नागकुआं मंदिर से निकाली जाएगी। भारतीय सनातन समिति द्वारा जैतपुरा वाराणसी द्वारा विगत 1 जून से श्री राम कथा का आयोजन मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में सायं 7 से 10 बजे तक आयोजित है, जिसमें मुख्य रूप से प्रथम दिन नागकूप मंदिर से सुबह 7 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों द्वारा सहभागिता भी होगी। साथ ही हमारे साथ संतों का भी आगमन होना निश्चित हुआ है, तो जिसमें प्रमुख रूप से विशेष संत भी रहेंगे शोभा यात्रा में। और ये शोभा यात्रा डिगिया से होते हुए अवसानगंज होते हुए मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में समाप्त होगी। SB इवेंट द्वारा मिस्टर मिस एंड मिसेस प्रतियोगिता का मेगा एडिशन लंका स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित हुआ, जिसमें बनारस के आसपास के कुल 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया। SB इवेंट द्वारा आयोजित मिस्टर मिस एंड मिसेस वाराणसी प्रतियोगिता 2022 का मेगा ऑडिशन रविवार को लंका स्थित क्लब रेस्टोरेंट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें बनारस एवं आसपास के कुल 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मिस्टर में 20 लड़के, मिस में 30 लड़कियां एवं मिसेस में 15 महिलाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम सभी प्रतिभागियों ने फिल्मी गानों की धुन पर रैप वॉक किया। उपस्थित निर्णायकों को अपना अपना परिचय दिया। द्वितीय एवं तृतीय राउंड में प्रतिभागियों ने टैलेंट राउंड में फिल्मी गीतों पर नृत्य कर निर्णायकों को मंत्रमुग्ध किया। मिस्टर मिस एंड मिसेस वाराणसी का मेगा फाइनल कैंटोनमेंट स्थित एक होटल परिसर में 3 जुलाई 2022 को संपन्न होगा। मिस्टर मिस एंड मिसेस वाराणसी का मेगा फाइनल कैंटोनमेंट स्थित एक होटल परिसर में 3 जुलाई 2022 को संपन्न होगा। ग्रैंड फिनाले से 3 दिन पूर्व 30 जून 1 एवं 2 जुलाई 2022 को मशहूर कोरियोग्राफर प्रथम जायसवाल एवं शाहिद मर्चेंट द्वारा चयनित प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। एक विनर रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर अप रहेंगे। ओके, तो जो विन करता है, जो डिजर्व करता है, वही विन करेगा। फर्स्ट थिंग
एंड सेकेंड थिंग इज़ हम सबको काम प्रोवाइड कराएंगे, वर्क प्रोवाइड कराएंगे। हमारे पास काफ़ी सारे ब्रांड शूट्स आते हैं, कपड़ों के शूट्स आते हैं, ज्वेलरी शूट आती है, शॉर्ट मूवीज़, फिल्म, सीरीज़, सॉन्ग्स, बहुत सारी चीज़ें आते हैं हमारे पास कि मतलब मॉडल्स यहीं से जाते हैं, उन सारी चीज़ों में यहीं से रेफ़र होते हैं। तो हम वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो लोग इस टाइटल को लेके मिस MRS एंड मिस्टर वाराणसी के टाइटल को लेकर जाएं, काम करें बाहर, हमारे सिटी का भी नाम रोशन हो और उनका भी नाम रोशन। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।